हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसा हो बाबूजी? कैसे हो? हाउ आर यू गाइज? बताओ। देखो, जैसा मैंने वादा किया था, मैंने कहा था मैकेनिक्स के फॉर्मूला एक शॉट में हम कराएंगे। तो हम वादे के बहुत पक्के आदमी हैं, समझा? समझा कि नहीं समझा? क्या? हम वादे के बहुत पक्के हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप बताओ? सारा का सारा फॉर्मूला एक साथ। सभी फॉर्मूला एक साथ। खाली फॉर्मूला फॉर्मूला। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। सभी फॉर्मूला। किसका? वेक्टर, 1D एंड 2D। तीसरा, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और एसएचएम, वेव। ये पूरा मैकेनिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। इस सभी के सारे सवाल, मतलब सवाल क्या, सभी फॉर्मूला एक साथ यहां पर। अभी मैं कराऊंगा, मैं याद कराऊंगा। तो एक काम करो सभी लोग ना, एक काम करो, अपनी क्लास की नोट्स निकालो भाई। हैं? कुछ फॉर्मूले अगर मैं बताते बताते छोड़ दूं ना, तो मुझे कहना सर एक फॉर्मूला छूट गया। ठीक है? तो पहले वेक्टर में रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर हैं, एंगल थीटा पे लगे हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आएगा रिजल्टेंट। ये आएगा रिजल्टेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट इससे एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा बाबू? ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, इससे फाई एंगल बनाएगा। तो ये एंगल आएगा फाई, आएगा tan फाई, वो आएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाता है जब दो इक्वल वेक्टर रहते हैं तो रिजल्टेंट आता है 2a कॉस थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब क्या आता है? 2a कॉस थीटा बाई 2 आ जाता है ना? क्या आता है? 2a कॉस थीटा बाई 2 आ जाता है। अच्छा, अगर जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये r जो था, ये r जो था यहां पे, r वेक्टर जो था वो a प्लस बी था। r वेक्टर a प्लस बी था। ठीक है? अब हम लिखने जा रहे हैं यहां पर d वेक्टर। d वेक्टर है r, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो ये क्या लिखा जाएगा? d वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा। और tan फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? b साइन थीटा आएगा, a माइनस बी कॉस थीटा होगा। ठीक है? अब यहां पे जो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो, तो क्या होगा? जो d का मैग्नीट्यूड आएगा वो लिखा जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। अच्छा, तुम सच सच बताओ बेटा, इसका यूज कई बार हुआ कि नहीं हुआ? चलो जल्दी बोलो। इसका यूज कई बार हुआ कि नहीं हुआ? इसका यूज हुआ कि नहीं हुआ? कई बार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? कहां हुआ था? बहुत बार हुआ था, है ना? बहुत बढ़िया। क्या है? बहुत बढ़िया है। अब जब दो वेक्टर ए और बी हो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा, एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा
इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ये आ जाएगा, है ना। तो देखो आपके कौन कौन से फॉर्मूले आपने लिख लिए। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी एडिशन का था, दूसरा फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का था, ये आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, डीपी होना चाहिए, या आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, डीपी होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने डॉट प्रोडक्ट का बताया, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के तो क्या आएगा, हमेशा याद रखना ए डॉट बी जीरो होगा। तुम में से बहुत सारे बच्चों को क्या ये याद आया क्या, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो मार देते थे, याद आया कि नहीं, आ गया ना बेटा, है ना। तो देखो ये वाला चीज बहुत याद रखना है, क्योंकि ये आपकी डीपी है, ये क्या है, आपकी डीपी है, आपकी डीपी है, ठीक है ना। आओ आगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये आ जाएगा। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए क्रॉस बी जीरो आएगा, तब ए क्रॉस बी जीरो आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर मान लो लिखा हो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर होगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू लिखी जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहां पे आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड लिख देते हैं। सो ए क्रॉस बी जब लिखोगे तो क्या आएगा, आई आएगा, और आई में क्या आएगा, ए वाई ए जेड, ए वाई बी जेड, ठीक है। और क्या आएगा, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिखोगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, ठीक है, और ए जेड बी एक्स, के कैप लिखोगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, ठीक है, और माइनस ए वाई बी एक्स। नोटिस करोगे तो पता चलेगा, एक्स निकालना है तो एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, और वाई निकालना है तो वाई का कोई कंपोनेंट नहीं है, जेड निकालना है तो जेड का कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये आपको याद होना चाहिए, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट की बहुत जरूरत पड़ती है ना बेटा, कहां पे तुम जानते हो, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। ये सब तुमने कर रखा है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है जैसे रोटेशन में, है ना। चलो भाई साहब, ठीक है। तो ये आपने कुछ कुछ फॉर्मूले फटाफट देख लिए, है ना। वेक्टर में यही तो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और क्या यूज होता है भाई, ठीक है। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन 1D की, किसकी, मोशन 1D की। मोशन 1D में जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। आइए भाई साहब, सबसे पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने का, डेल्टा आर, डेल्टा आर बोलो तो डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा आर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका और होता है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस एल, डिस्टेंस आता है कैसे, स्पीड के इंटीग्रेशन से डिस्टेंस आता है,
कितने बच्चों को याद है कि स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस। इसको कहते हैं, इतने को कहते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड। फिर आता है एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है। एवरेज स्पीड, एस एवरेज क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखो, अगर जर्नी इज डिवाइडेड इन टाइम, तो एस एवरेज क्या लिखा जाएगा? N1 फ्रैक्शन, N2 फ्रैक्शन, N3 फ्रैक्शन, Nth फ्रैक्शन, ये आएगा ऐसा। इफ N1 N2 ये सब बराबर बराबर हो जाएं, ये क्या जाएगा? इज इक्वल टू क्या जाएंगे? 1/n, मतलब n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। जर्नी इज डिवाइड, मतलब क्या हो गया? n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अगर n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो एस एवरेज की वैल्यू क्या आएगा? V1 V2 Vn डिवाइड बाय n। तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्या जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन डिस्टेंस, अगर जर्नी डिस्टेंस में डिवाइड हो तो n/v, तो क्या जाएगा? V1 1/, इक्वल टू क्या जाएगा? N1/V1 N2/V2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, एस एवरेज N1/V1 N2/V2 अगर n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो n डिवाइड बाई एस एवरेज 1/V1 1/V2। इसका मतलब इसको बोलेंगे क्या? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन। तो देखो, अगर एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर जर्नी टाइम में डिवाइड हो, याद करो आप, अर्थमेटिक मीन होता था, ये हार्मोनिक मीन होता था। याद है कि नहीं? याद है या नहीं? चलो जल्दी बताओ।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। n इक्वल पार्ट्स में हो तो ऐसे, है ना। ये लेक्चर बकलोल हो क्या, ये लेक्चर फॉर्मूला रिवीजन का बता रहे, ये लेक्चर कर लू क्या, ऐसा ऐसा बच्चा भाई, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान सुनो, हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 तक। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 तक, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा इससे, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड से, ये आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज और हमें नहीं समझ में आती है, क्या, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी निकालनी हो तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना हो तो v टाइम्स ऑफ dv बाई dr कर देते हैं, है कि नहीं। ये इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं। अब इसी में एक बात और देखो जरा ध्यान से अच्छे से, ठीक है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, वेलोसिटी से, चेंज वेलोसिटी कैसे आएगा, एक्सेलरेशन से, है ना। एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, v डेल्टा dr बाई dt, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये इन सभी को यूज करके हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पता कर सकते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब डेल्टा आर इज इक्वल टू यू t2 माइनस t1 होगा, a बाई टू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होगा। यह है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ड्यूरिंग t1 टू t2, डेल्टा आर ड्यूरिंग 0 से t2 इज इक्वल टू t, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस a बाई टू टी स्क्वायर। फिर डेल्टा आर इन nth सेकेंड, डेल्टा आर u प्लस 2n माइनस 1 a बाई टू, ये और ये सब तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नहीं तो नहीं वैलिड होगा। फिर v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 a डेल्टा आर, ये सारे फॉर्मूले जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। क्यूट गर्ल बेटा स्पैम ना करो, नहीं तो मार देंगे, मुंह तुम्हारा कुल्लड़ जैसा हो जाएगा, बदतमीज कहीं की। पगली अगली है क्या, है नालायक कहीं की। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करी जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ए की वैल्यू की जगह माइनस जी यूज करेंगे, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी डेल्टा आर ड्यूरिंग t1 टू t2, डेल्टा आर की वैल्यू आएगी u
T2 माइनस T1 माइनस G/2, ठीक है। डेल्टा आर ड्यूरिंग डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी? UT माइनस GT²/2, ठीक है। डेल्टा आर ड्यूरिंग nth सेकेंड, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी? U प्लस 2n-1, जैसे माइनस होगा यहां पे U G/2, ये ठीक है, क्लियर है। सारी वैल्यू विद साइन रखोगे नहीं बहुत मार खाओगे। तो ये मोशन इंटर ग्रेविटी की बातें हो रही हैं। सर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ नहीं पढ़ाया। इसको कोई भगाओ यहां से, फालतू बातें कर रही है, ठीक है। हम पढ़ा नहीं, हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, इनको कोई बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये मोशन 1D में, रिलेटिव मोशन की बात 2D में करेंगे। 2D में बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। यहां से हमने इसको यूज से फेंका गया है थीटा एंगल पर, यहां से V से गया है पाई। अब ये यहां से यहां तक की दूरी रेंज है, ये हाइट है। तो आपको पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट T आएगा। T क्या आएगा? 2UI/G आएगा। टू U sin θ/G आएगा, पहला। दूसरा, मैक्सिमम हाइट U²/2G हो जाएगा। रेंज, तुम लोग को वो फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं आ रहा है? या क्लास कॉपी पलटते जाओ ना मेरे साथ साथ। या फिर रेंज का ये भी फॉर्मूला होता है? ठीक है, R max U²/G थीटा इक्वल टू 45। रेंज की वैल्यू 45 माइनस थीटा एंगल पर, और R की वैल्यू 45 प्लस थीटा एंगल पर सेम होती है। R की वैल्यू थीटा एंगल पर, R की वैल्यू 90 माइनस थीटा एंगल पर सेम होती है। ये सारे फॉर्मूले, ए बेटा, ये सारे फॉर्मूले तुमको याद होना चाहिए। कितने लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद हैं? याद है कि नहीं? अब यहां पे तुम्हें यह भी याद होगा U cos थीटा इक्वल टू V cos फाई। इसको कैसे भूल सकते हो? इस फॉर्मूले ने जो तुमको दिया वो किसी ने नहीं दिया है ना बेटा? आओ यहीं पर हम एक बात और याद करते हैं।
यू से वेग आ गया, ये मैक्सिमम हाइट एच है, ये पूरी रेंज आर है। अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स है, ये ऊंचाई वाई है ना। तो एच बाई आर 1/4 tan थीटा होता है। एक बात यह भी होती है, और एक बात होती है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या फिर y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रेंज। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हो जाता है। किसका जाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला हो जाता है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, या y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, चलो यहां पर इस पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर होती है। अच्छा, अब इसमें एक केस और करते हैं। किसी हाइट से किसी स्टोन को अगर हॉरिजेंटली थ्रो करेंगे एच हाइट से, वो रेंज है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी, रेंज की वैल्यू u 2h बाई जी। यहां टकराएंगे तो स्पीड बदल जाएगी, स्पीड में एक ui आएगा, ux आएगा, y आएगा। तो v की वैल्यू जो आएगी (2gh बाई √2gh) हो जाएगा। इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं आप। tan फाई की जो वैल्यू आएगी √2gh बाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई साहब ये फॉर्मूले मोशन 2D में यूज होते हैं, ये फॉर्मूले मोशन 2D में यूज होते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखी जाएगी। 2 में से 1 की वेलोसिटी माइनस कर दो। कुछ लेक्चर में याद आया था? बताओ, कभी हमने ऐसा सवाल कराया है जब हमने आपको कभी कुछ पढ़ाया हो रिलेटिव मोशन, कोई कहानी सुनाई हो, कुछ बताया हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में? कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं याद आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा कुछ। क्या हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? v ये यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है,
ये सारी बातें यूज कर सकते हैं, उसमें यूज करते ही थे। रेन मैन में अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और मैन इधर दौड़ रहा है, तो जिधर मैन दौड़ता है उसके उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी घूमते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है VRM, मैंने बताया था जब भी वेक्टर आए झमाझम मारो, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, VM डिवाइड बाई VR, VM डिवाइड बाई VR हो जाएगा, ये tan थीटा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। रेन मैन में केवल एक ही काम होता है, जिधर आदमी चले उसके उल्टा घुमाओ, जिधर आदमी चले उसके उल्टा घुमाओ भाई साहब, जिधर आदमी चले उसके उल्टा घुमा दो बेटा, जिधर आदमी चले उसके उल्टा घुमा दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेन मैन में बहुत दिक्कत नहीं होती है, जिधर आदमी चले उसके उल्टा घुमा दो, ठीक है। रिवर स्विमर में पहला केस, फॉर मिनिमम टाइम के लिए किधर जंप मारता है स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर सीधा होता है, तो यहां सीधा जंप मारता है, रिवर की वेलोसिटी इधर होती है। यह वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगी, W विड्थ हो जाएगा। तो जो मिनिमम टाइम आएगी, T मिनिमम जो आएगा, W विड्थ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां जा रहा था, यहां पहुंचेगा कहीं जाके, ये इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, D, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू कितने टाइम में स्विम किया, यह आ जाएगा मिनिमम टाइम में स्विम करते समय ड्रिफ्ट। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ टेढ़ा जंप करना पड़ेगा इसको, यह तभी पॉसिबल है जब ऐसे स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होगी, ये थीटा एंगल है, ये VR है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, VR डिवाइड बाई VSR, ये आएगी। इसकी विड्थ कितनी है, W। ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। टाइम कितना लगेगा, W डिवाइड बाई VS, कितनी देर स्विम किया। क्या ये सारे के सारे फॉर्मूले आपकी किताब में लिखे हैं कि नहीं, जल्दी बोलो, कॉपी में लिखे कि नहीं लिखे, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। हम एक बार बताएं, जब नीट का पेपर देख के आओगे ना, मैकेनिक्स में इसी स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं फॉर्मूलों से सवाल आएंगे, इन्हीं फॉर्मूले से सवाल आएंगे, इन्हीं से आएंगे। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस की। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर V1 से जा रहा है, ये इधर V2 से जा रहा है, इनके बीच का सेपरेशन इतना है।
ये V1 है, ऐसे ये थीटा है, tan थीटा की वैल्यू V2 बाई V1, सॉरी V1 बाई V2। ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। ये L मिनिमम होता था ना, L मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, L साइन थीटा। तो L मिनिमम जब भी आएगा पता ही आएगा, L आएगा, V1 आएगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप यहां से देखो इसके बीच की शॉर्ट ये आएगी तो क्या लिखोगे, ये V2 V1 बाई V2 tan थीटा जाएगा। साइन थीटा आपको चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, L साइन थीटा, तो L V1 डिवाइड बाई V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये डायरी में लिख लो बेटा, है बाबू। क्लास कॉपी में ऐसा सवाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, है ना? चलो आओ, चलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी टी वी वेक्टर, प्लस एम डीवी बाई डी टी, ये हो जाएगा। सेकेंड ऐसे, इफ एम इज कांस्टेंट, एफ की वैल्यू क्या आएगा, इफ v is constant, f is equal to v dm by dt। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर F इज इक्वल टू एम ए होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस पर वे सवाल करें अगर तो, जैसे पहला सवाल ये वाला, F फोर्स से खींच रहे इसको, ये x डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है, यहां पे टेंशन चाहिए। टेंशन वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण लेंथ इनटू क्या लिखेंगे यहां पे, बची हुई लेंथ। ये टेंशन आ जाएगा यहां पर, ये टेंशन आएगा। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो F बाई एम आएगा। सिमिलरली अगर ये M1 है, ये M3 है, T1 यहां टेंशन T2 है, तो पहली बार T1 निकालोगे, F लिखोगे, संपूर्ण मास लिखोगे, फिर जहां फोर्स लग रहा है वहां से भागते हुए जाओ, भाग क्या हो, यहां बचा हुआ मास M1, T2 लिखोगे, क्या लिखोगे, F लिखोगे, संपूर्ण मास लिखोगे, भाग क्या होगा, बचा हुआ मास, ऐसे। हाँ वेरी गुड, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं बाबू, कोई फ्रिक्शन नहीं। अब अगर ये फिक्स्ड है, यहां कोई ब्लॉक रखते हो मास का, इधर की तरफ एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर पुली ब्लॉक है, पुली फिक्स्ड है,
पुली फिक्स्ड, तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आएगी? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। टेंशन, ठीक है, ये आएगा। ये ए हो जाएगा, ये A1, ये A2। अगर पुली मूवेबल है, अगर पुली मूवेबल है तो वेलोसिटी ऑफ पुली जो जाता है वो वेलोसिटी ऑफ मास 1 वेलोसिटी ऑफ मास 2 डिवाइड बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो जाएगा क्या जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 1 बाई 2 जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आप अगर पुली मूव कर रहा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दिया, पुली मूवेबल हो तो ऐसे लिख लेते हैं। और अगर कहीं ऐसा रखा हो तो कितने लोगों को यह याद आ रहा है क्या कि एक्सेलरेशन वैल्यू नेट पुल होता है डिवाइड बाई संपूर्ण मास होता है, और यहां टेंशन की वैल्यू लिखी जाएगी, एक लटकने वाला मास है तो एक लिखोगे, m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लिखोगे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, साइन कन्वेंशन जानते हो, अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं दोनों पॉजिटिव, दोनों नीचे जा रहे हैं दोनों नेगेटिव, एक ऊपर एक पॉजिटिव, तो जिसको भी तुम पॉजिटिव नेगेटिव लेना चाहो अकॉर्डिंगली ले लेना, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको पता है ये ब्लॉक यहां इस पे रखा है, ये मास ऐसे है, इसको अगर ए एक्सेलरेशन चलाएं तो ये स्लिप ना करे, फॉर नो स्लिपिंग ऑफ स्मॉल एम, ए की वैल्यू जी टेन थीटा मारो, फोर्स की वैल्यू दोनों मास लिखो, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू लिखो, एम जी बाई कॉस थीटा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर अगर डायग्राम बनाए तो सूडो फोर्स एम ए आएगा, ये एम जी होगा, ये नॉर्मल होगा। अब इसको कंपोनेंट कंपोनेंट में तोड़ के सॉल्व कर लो, फिर आपको अच्छे से पता है यह एंगल थीटा है, यहां ब्लॉक रखा है, इसको इधर मूव कराएंगे फॉर फ्री फॉल स्मॉल एम। इस केस के लिए नॉर्मल 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू जी कॉट थीटा आएगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? एक ही फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा एफ, एफ की वैल्यू आएगी एम जी कॉट थीटा, एम जी कॉट थीटा, है ना? यहां पे किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं दिया गया है। तो देखो कितनी खूबसूरती के साथ आप ये चीजें याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से याद भी बहुत सारे लोगों को होगा, ऐसा तो नहीं कि याद नहीं होगा, याद है कि नहीं? याद है ना? बोलो। याद है ना? चलो।
चलिए, आओ आगे कार्यक्रम शुरू करें। फिर अगर मान लो यहां फ्रिक्शन हो, लिफ्ट वाला केस भी कर लेते ना। अगर लिफ्ट है, एम मास है, ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? एम जी प्लस एम ए। नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी? एम जी प्लस एम ए। अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी? एम जी माइनस एम ए। आइए फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर कोई ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, एम मास का है, ठीक है, तो उस पर अगर हम खींचे, चलाएं, इस पे कोई फोर्स लगाएं, तो यहां मान लो फ्रिक्शन दिया है, तो एक स्टैटिक है, एक काइनेटिक है, ठीक है। तो इफ एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ मैक्स, या लेस देन मान लो बोलते, नो स्लिपिंग होगा। अगर रखा हुआ था तो नो स्लिपिंग होगा, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा कितना? अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। इफ एफ बड़ा है एफ मैक्स से, तो स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होगी तो एफ काइनेटिक लगेगा, और वो आएगा म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। ये एफ मैक्स क्या बवाल होता है भाई साहब? एफ मैक्स होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल को बोलते हैं। मतलब अगर इसका ग्राफ बना के देखो आप, पहले स्टैटिक फिर काइनेटिक, ऐसे। म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। यह एंगल 45 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना आप। यह एंगल 45 डिग्री होता है। आपको पता है कि अगर हम किसी ब्लॉक को पुल करते हैं थीटा एंगल से एम मास के, सो एफ की वैल्यू होनी चाहिए मूवमेंट के लिए, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, नहीं सही लिख रहे थे, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और म्यू एम जी। ऐसे ही होगी, नहीं होगा? ठीक है। अगर आप चलाना चाहते हो, इतना फोर्स चाहिए होगा मिनिमम, प्लस होगा, तो उस समय एफ की वैल्यू अगर इतनी या इससे ज्यादा होगी तब आसानी से चल लेगा ये। अब tan थीटा की जो वैल्यू म्यू हो जाएगी, उस केस में सबसे कम फोर्स लगता है। tan थीटा इक्वल टू म्यू आएगा तो क्या आएगा? वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। मिनिमम फोर्स इतना लगेगा, इसलिए पुल करना आसान है, और इस एंगल पे अगर पुल करो तो और मजा है। अगर ऐसा हो जाए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो एफ मिनिमम लगेगा। मिनिमम लगेगा,
पुश करोगे, पुश करोगे तो पलट जाएगा ये। एफ की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे इतना या इतना लगाओ तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो अगर पुल करोगे, अगर पुल करोगे तो प्लस रहेगा, और अगर आप पुश करोगे तो नीचे माइनस हो जाएगा, है ना? इसीलिए पुल करना आसान होता है। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक दिया जाए, ये M1 है, ये M2 है, और ऊपर तरफ से पुल किया जा रहा है, तो सबसे पहला काम होता है आपका, यहां फ्रिक्शन है मान लो, यहां फ्रिक्शन नहीं है, F फोर्स लगाया जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F, ये कॉमन एक्सेलरेशन है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां इस केस में जो मैक्सिमम आएगा वो म्यू M2G M1 आएगा। अब इसके दो, ये काम आप सबसे पहले करेंगे। अब आपको दो काम करने, पहला केस, अगर ए मैक्स ज्यादा है एसी से, इसका मतलब दोनों साथ चल रहे होंगे। तब दोनों साथ चल रहे हैं, जब दोनों साथ चलेंगे उस केस में 1 और 2 का एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा M1 F डिवाइड बाई M1 प्लस F2। मतलब जिस पर फोर्स लगाओगे उसके उल्टा वाला मास लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, और दोनों साथ चलेंगे। अगर ए कॉमन ज्यादा हो गया ए मैक्स से, इसका मतलब दोनों साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। जब दोनों अलग अलग चलेंगे तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन जो आएगा A1 जो आएगा वो तो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ M2 जी डिवाइड बाय M1। तो A1 तो आपका आ गया, ये इतना आएगा। A2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा F माइनस F काइनेटिक डिवाइड बाई M2, ये। और इस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू के M2G लगेगा, म्यू के M2G लगेगा। ऐसा लगता है कुछ जब ब्लॉक ओवर ब्लॉक हो तो, जब ब्लॉक ओवर ब्लॉक हो तो। अब इसी में दूसरा केस क्या होता है बेटा? M2 ऊपर है, M1 नीचे है, फोर्स नीचे लगा रहे, सो ए कॉमन तो सीधा सीधा ए मैक्स म्यू जी। पहला केस, इफ
ए मैक्स इज ग्रेटर देन ए कॉमन, मतलब दोनों साथ चलेंगे, जब दोनों साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा F M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब यहां पे A कॉमन जाता है MX से, दोनों अलग अलग चलेंगे, जब दोनों अलग अलग चलेंगे तो A1 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 तो अपना म्यू काइनेटिक G से चलेगा, A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाई M1, मतलब F माइनस म्यू M2G, ये ठीक है, ये आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा म्यू के M2G, क्योंकि काइनेटिक लगेगा ना यहां पे, जैसे वहां लग रहा था। ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा, आपको सबसे पहले करना क्या है वो ध्यान रखना है। सबसे पहला काम है आपको डायग्राम बनाना है, और आपको उस डायग्राम में ए मैक्स और ए कॉमन निकालने बाद कंपैरिजन मारना है। कंपैरिजन मार लो, सॉल्व कर लो, कंपैरिजन मार लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अगर इंक्लाइन प्लेन हो जाए तो, अगर इंक्लाइन प्लेन हो जाए तो, अगर इंक्लाइन प्लेन हो जाए तो, देखो ये क्लास कैसी क्लास है, क्वेश्चन की क्लास है क्या, प्रॉब्लम्स की क्लास है क्या, नहीं, ये क्लास कैसी है, केवल फॉर्मूले बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे डायरी नहीं बनाते हैं, उनके लिए ये सवाल, ये क्लास करी गई है कि भैया किसी तरीके से तुम ये कर लो। अब पहला केस, इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, म्यू बड़ा है tan थीटा से, मतलब नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। जब स्लिपिंग नहीं होगी उस केस में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा, और वो लगेगा कितना, mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि mg sin थीटा इसको पुल कर रहा है इधर तरफ। मैंने यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया था, एक जगह सही लिखा था, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा जाएगी, ठीक है। तो न्यू बढ़ा जाए tan थीटा से, नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, वो भी स्टैटिक। दूसरा, इफ tan थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू, उस केस में स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक लगेगी, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू के टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। ये ऐसा होगा तो आपको देखना है स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही है। और इस समय कांटेक्ट फोर्स की जो वैल्यू आएगी mg के बराबर होती है, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स आएगा वो mg म्यू के स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा पड़ा तो भूम गिर जाएगा, है ना। चलो, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट,
वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क होता है एफ डॉट डी आर। वेरिएबल के केस में, अगर वेरिएबल हो जाए तो ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्या बोला सर? सुसु आइए, क्या करें? बताता हूं अभी, गधे कहीं के हैं। ये ऐसे निकाल लेते हैं वर्क। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2m। सबसे कम फॉर्मूले तुमको इसी चैप्टर में मिलेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, सो वर्क क्या आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वर्क एनर्जी क्या जाएगा? चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क। बस, तो आप इस तरह से देख सकते हो। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कहना क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख लो। नॉन कंजर्वेटिव, अगर जीरो हुआ तो ऐसा लिख सकते है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या जाता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के नेगेटिव के बराबर, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। रही बात पावर की, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क या फिर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लो किसी पाइप से फ्लूइड वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी क्यूब के। पावर वी क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी। किसी पाइप से अगर पानी आ रहा है तो पावर वी क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यहां पे सर्कुलर करें, वर्क एनर्जी में यूज होते हैं। इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। हाँ, बाकी सब स्पेशल केस हैं, फर्जी की बातें हैं।
आओ आओ, अब मैं सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ाऊंगा आपको। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है, थीटा ये आर ये एल, ये चल रहा है वी से, ये घूम रहा है ओमेगा से। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अब ये अगर घूम रहा होगा तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा। एल्फा AT इज इक्वल टू आर एल्फा होगा। एल्फा क्या होगा यहां पे, ठीक है, AT इज इक्वल टू आर एल्फा होगा। अब ये सर्किल पे चल रहा होगा, सर्किल पे चल रहा होगा, तो सर्किल पे चलेगा तो इसके बाद एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होगा, वी ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो कोई पार्टिकल अगर सर्किल पे चलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग होगा, सेंट्रीपिटल अलग होगा, ए अलग होगा, थीटा अलग होगा। अगर ऐसे है, वेलोसिटी इधर है, और टोटल एक्सेलरेशन इधर होगा, ये थीटा हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू AT स्क्वायर AC स्क्वायर, ये तो दोनों के लिए कॉमन ही होगा, खैर है ना, तो मैं यही लिख देता हूं। ए की वैल्यू जो आएगी वो AT स्क्वायर स्पीड अप होगा जब, स्पीड डाउन होगा जब। स्पीड अप जो होगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो नहीं सकती, 0 हो नहीं सकती, थीटा की वैल्यू 90 हो नहीं सकती, 180 हो नहीं सकती, 90 हो नहीं सकती। हां, थीटा जब 90 हो जाएगा, थीटा जब 90 हो जाएगा तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ए की वैल्यू AC के बराबर होगा, AT 0 होगा, ए की वैल्यू AC के बराबर होगा, यहां पे थीटा की वैल्यू जो आएगी 90 आएगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरी गुड बॉय। अब अगर मैं बोलूं ऐसे चल रहा है तो ये नॉर्मल है, ये mg है, ये वेलोसिटी v है। ये रेडियस r है मान लो, तो यहां पे क्या जाएगा, mg माइनस नॉर्मल mv स्क्वायर r हो जाएगा।
क्या कर रहे हो आप? नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। यहां पे देखा जाए तो नॉर्मल यहां होगा, mg यहां होगा। नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहां पर नॉर्मल यहां, mg यहां, तो n3 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। ये ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे कर्व है, कहीं यहां पर होता v वेलोसिटी से तो थीटा एंगल पर, ये mg cos थीटा हो जाता। ये mg sin थीटा हो जाता। ये इधर नॉर्मल हो जाता। तो क्या आता? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं भाई? आहा, वाह ताज। तो बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां बात करूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो अगर मैं यहां वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करूं, यहां टेंशन की वैल्यू 6 mg, टेंशन की वैल्यू 0, वेलोसिटी √5 gr, वेलोसिटी √gr, वेलोसिटी √3 gr, वेलोसिटी टेंशन की वैल्यू 3 mg, 3 mg है ना। इन शॉर्ट, अगर सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, यहां इसकी वेलोसिटी u है, यहां इसकी वेलोसिटी v निकालना है, ये हाइट h है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगी। क्या जाएगी? ये वैल्यू लिख दी जाएगी। ये वेलोसिटी आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू निकला हो तो क्या लिखोगे? टेंशन की वैल्यू आएगी T इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। ये वैल्यू जाएगी। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से आप इस फॉर्मूले से चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको और बता दें, ये T2 होगा, ये पॉइंट T1 होगा। T1 और T2 का हमेशा डिफरेंस 6 mg आएगा। कोई भी केस हो, T1 T2 हमेशा 6 mg होगा। कुछ भी हो, T1 T2 हमेशा 6 mg होगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहां पे। ठीक है, T1 T2 6 mg की बराबर आएगा। चलो, अब दूसरी बात यहां सर्कुलर मोशन में कर ली जाए। वो क्या है? अगर हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करें तो
ये टी है, ये थीटा है, ठीक है, ये एम जी है। तो तुम्हें पता है कि इधर की तरफ जो आएगा वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ जो आएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये पता है तुम्हें टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा हो जाएगा। वी की वैल्यू आर जी टेन थीटा हो जाएगा। अब सेम चीज जब साइक्लिस्ट टर्न करता है, कोई साइक्लिस्ट यहां टर्न करता है, सेम एग्जैक्ट घटना होती है, टी कॉस थीटा होता है, एम जी होता है, टी साइन थीटा होता है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, वी इक्वल टू अगेन आर जी टेन थीटा हो जाता है। ये था ना। चलो फिर अगर हम यहां बात करें, अगर किसी फ्लैट रोड पे कोई कार वी वेलोसिटी जा रही है, तो v इक्वल टू म्यू आर जी हो जाएगी। और सेफ टर्निंग, तो सेफ टर्निंग, ठीक है, अगर मान लो बैंक्ड रोड है, ठीक है, ऐसे बैंक्ड रोड है थीटा एंगल पर, सो ये जो वी वेलोसिटी गाड़ी चल रही होगी ना यहां पे ऐसे, इसकी जो वेलोसिटी होगी कार की, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी म्यू आर जी आर जी टेन थीटा वन माइनस न्यू टेन थीटा। मुझे लगा था कि मैं जो है सारे चैप्टर करा दूंगा, लेकिन मैं गलत था, मैं यहीं तक पहुंच पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली क्लास में सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और फॉर्मूले कराएंगे, है ना। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, आई डोंट नो रियली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। क्या जो ये मैं करा रहा हूं, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फायदे वाली चीज है कि नहीं? नहीं, फायदे वाली चीज नहीं है। तुम्हारी कैंसिल, मेरी तो है अगली क्लास। कल भी क्लास ले लेंगे, कल भी ले लेंगे, कल भी करा देंगे, ठीक है ना, कल भी क्लास ले लेंगे, कल भी करा देंगे, टेंशन मत लो, कल भी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास कल होगी। कल जो है, कल बाकी फॉर्मूला करा दूंगा, ठीक है, लाइफ तुम्हारी सेट कर देंगे, है ना। चलो फिर, बाकी मस्त, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।